हिंदुस्तान को सावधान होने की जरूरत है क्योंकि तीन चीजें आरडीएक्स, जहर और पाकिस्तान, ये तीन चीजें बड़ी न्यूज में आ चुकी हैं। जिस तरीके से हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस और इंटेलिजेंस एजेंसीज अपना प्रो लेवल पे वर्क कर रही हैं, बिकॉज ऑटोनॉमी फुल है। सरकार ने जो छूट दी है, या तो कह सकते हैं उनके अधिकारों को जो पूरी तरह से खुला कर दिया है, उसके बाद में हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज का जो काम है वो काफी हाई लेवल पे चल रहा है। और जो रिसेंटली खबरें कवर हुई है वो चिंताजनक तो है ही। हिंदुस्तान को सावधान होना पड़ेगा, और जब हम शब्द हिंदुस्तान प्रयोग करते हैं तो ये 150 करोड़ हिंदुस्तानियों के साथ साथ में भारत की सरकार के लिए विशेष तवज्जो देने वाला हो जाता है। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर की बड़ी बेचैनी कि जिस तरीके से मार पाकिस्तान को पड़ी थी, उसके बाद में वो छटपटाहट पाकिस्तान के अंदर हो रही है। और जो कट्टरपंथी हैं उनको लगता है कि नहीं, हमें इसका बदला लेना पड़ेगा, क्योंकि स्टेट टू स्टेट फाइट के बीच में जब रिलीजन के एलिमेंट को इनपुट कर दिया जाता है तो थोड़ी वो चीजें सेंटिमेंटल हो जाती हैं। और सेंटिमेंटल को मेंटल बना देना भारत की सरकार और सेनाओं ने बखूबी सीखा है। मसला क्या है, सारी बात को समझिए। सबसे पहले दो चेहरे देख लीजिए। ये हैं आदिल अहमद और मुजम्मिल शकील। इनके नाम के आगे डॉक्टर लगा हुआ है, ठीक है। ये डॉक्टर जो लगा हुआ है ये एमबीबीएस एमडी डॉक्टर हैं, यानी पढ़े लिखे हैं, अच्छा इन्होंने शिक्षा पाई है। लेकिन शिक्षा के बाद में जो जब बारी आई कुछ बड़ा करने की, तो जिस बड़ा कारनामे को करना ही उतरे, नाम पढ़ लीजिएगा, डॉक्टर आदिल अहमद और डॉक्टर मुजम्मिल शकील। इनमें से एक अनंतनाग का व्यक्ति है जो कि जम्मू कश्मीर में है, और एक जो है वो पुलवामा का व्यक्ति है, जहां पे पुलवामा अटैक आपने सुना होगा। तो ये आदिल अहमद और मुजम्मिल शकील, इन दोनों के पास फरीदाबाद में इन दोनों को गिरफ्तार किया गया, और इनके पास में 350 किलो एक्सप्लोसिव मिला है, जो अमोनियम नाइट्रेट अब बताया जा रहा है। कई बार चर्चा इसकी रही कि आरडीएक्स भी हो सकता है। अगर ये आरडीएक्स है भी नहीं, तब भी यहां पे हम कुछ विशेष बातों को जानेंगे। आप देखिए, राइफल इनके पास में मिली है, दिल्ली के पास का इलाका है, दो जेएनके के डॉक्टर हैं। इनको बीते 15 दिनों में अरेस्ट किया गया है। पूरी खबर थोड़ा विस्तार में देख लीजिए। लगभग 350 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट, मीडिया में 300 किलो के रूप में भी प्रेजेंट हो रहा है। 20 टाइमर मिले हैं, क्योंकि टाइम बॉम्ब के रूप में यूज करने के पर्पज से काम में लिए जाते थे। एक AK-47 राइफल है, पिस्टल मिली है, मैगजीन, वॉकी टॉकी, ये सारे बरामद हुए हैं। तो कुल मिलाकर के एक मेडिकल प्रोफेशनल के पास संपर्क में पाए जाने की बातें सामने आई है। तो मेडिकल प्रोफेशनल जो स्टेथोस्कोप, इंजेक्शन, कुछ सीजर और जो इक्विपमेंट्स के साथ में रहते हैं, उनके पास में ये फायर इक्विपमेंट्स या हथियारों की जरूरत क्या थी। बात को विस्तार से जब जानेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि ये 360 किलो विस्फोटक जो इनके पास में मिला है, अमोनियम नाइट्रेट, ये बेसिकली जम्मू कश्मीर पुलिस ने हरियाणा पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन में छापेमारी करके पकड़ा है। अब इनके नाम क्या है वो सारी बात मैं आपको बता चुका हूं। अब एक विशेष बात यह है कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से भी गिरफ्तारी की है। वो एक महिला डॉक्टर है, नाम है शाहीन शाहिद। ये शाहीन शाहिद डॉक्टर मुजम्मिल शकील की गर्लफ्रेंड है, और इसके पास से भी एक AK-47 उसकी कार से बरामद की गई थी। तो कुल मिलाकर के डॉक्टरी पेशा एक व्हाइट कॉलर जॉब है। व्हाइट कॉलर जॉब को जब हम देखते हैं तो वहां पे ही ओसामा बिन लादेन भी याद आता है, क्योंकि वो भी एक पेशे से इंजीनियर था। अब यहां पे पढ़े लिखे लोग जब इस जाहिलाना हरकतों में उतरेंगे तो साहब सामाजिक रूप से एक अविश्वास की स्थिति तो पैदा होती ही है। यहां पे आप किसी भी विश्लेषण को धार्मिक नजरिए से ना देखें। रीजन ये है क्योंकि धार्मिक उन्माद या उस चीज को पैदा करने की बजाय हमारा टारगेट होना चाहिए कि हम इस समस्या से निजात कैसे पाए। यदि अवसर मेरा है, कोई कहे कि भाई यहां पे एक छोटा सा उदाहरण से मैं आपको बात पेश कर देता हूं। हिंदुस्तान भर में जो विजयादशमी होती है, तब वहां पे रावण का पुतला फूका जाता है, ठीक है। वहीं पे रावण को ब्राह्मण कहा गया, कोई वहां पे नहीं है जी ब्राह्मण था या वो कौन था, उसका पुतला फूका, अपने कर्मों से वो बेकार था। वहीं पे एक दूसरा ब्राह्मण सुदामा, जिसको भगवान कृष्ण ने गले लगा लिया था। तो मसला ये नहीं है कि ये हमारे धर्म से आता है या नहीं आता है, हमारी जाति से आता है या नहीं आता है। बात यह है कि इंसानियत के खिलाफ है या इंसानियत के पक्ष में है। बस इसी चश्मे से आप देखें तो वही मेरी जीत होगी। अब मेरे साथियों यहां पे देखिए, इसके पहले 7 नवंबर को जम्मू कश्मीर पुलिस ने
सहारनपुर उत्तर प्रदेश से डॉक्टर आदिल अहमद को गिरफ्तार किया था। वो अनंतनाग कश्मीर का रहने वाला था। ये सरकारी मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में प्रैक्टिस करता था। 2024 में इसने वहां से इस्तीफा दिया। इसके बाद वो सहारनपुर में प्रैक्टिस करने लगा। तो कुल मिलाकर के सारी जानकारियों के मुताबिक इन्होंने कमरा किराए पे लिया। वो कमरे में रहते नहीं थे, उन्होंने बेसिकली वहां सामान, जो फरीदाबाद में जहाँ गिरफ्तारी हुई है वहां पे सारा मसला ये है। अब एक चिंताजनक जो विषय जिसको हमें बहुत गंभीरता पूर्वक सुनना समझना चाहिए वो ये है, जम्मू कश्मीर पुलिस ने ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और कहा कि जो गिरफ्तार आतंकी हैं इनसे अब तक, यानी ये पूरा मॉड्यूल के ऊपर जम्मू कश्मीर पुलिस काम कर रही है, से कुल 2900 किलो आईईडी बरामद, आईईडी बनाने की सामग्री बरामद हुई है। सर वजन देखिए 2900 किलो, लगभग 3 टन ये माल हो चुका है। अब जब ये जम्मू कश्मीर पुलिस ऐसा कर रही है तो एक सवाल आप लोगों के लिए छोड़ देता हूं, जो एक विवाद का विषय तो नहीं कह सकते, लेकिन हां एक डिबेट का विषय जरूर ये रहता है। अब आप सोचिए कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने ये काम किया क्योंकि पुलिस तो स्टेट का मैटर है। अब जम्मू कश्मीर स्टेट नहीं है, यूनियन टेरिटरी है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में जम्मू कश्मीर की पुलिस काम कर रही है। सेना जो पुलिस वाले हैं, कर्मचारी सेम है, स्ट्रक्चर सेम है, सिर्फ एक लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का तरीका बदला है। तो आपको लगता है यदि 370 रहती, धारा 370 की जब हम बात करते हैं, तो क्या जम्मू कश्मीर पुलिस ये निर्णय ले सकती थी? सीआरपीएफ या इंडियन आर्मी का कोई ऑपरेशन होता तो सहज लगता, लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस का निर्णय लेना इस बात को प्रमाणित कर रहा है कि शायद 370 का जो निर्णय है वो देश हित में रहा है। आपके विचार का स्वागत है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब बात ये समझिए कि ये जो मॉड्यूल काम कर रहा था, जिन आतंकियों को गिरफ्तार किया गया, वो बेसिकली जैश ए मोहम्मद और अंसर गजवात उल हिंद जैसे प्रतिबंधित संगठनों से ये जुड़े हुए थे और विदेशी हैंडलर्स के बेसिस पे सोशल मीडिया के थ्रू ये काम भी करते थे। कुछ जिसको हम कहते हैं भड़काऊ चीजें भी ये, यानी अलग अलग जाति धर्म के लोगों के अपने अकाउंट बना के, जैसे मान लीजिए कि एक्स जाति का पता है कि माहौल सामाजिक रूप से ये है कि यार इसको ये लोग पसंद नहीं करते, तो एक ही व्यक्ति दोनों प्रकार के मल्टीपल अकाउंट्स रख के सिर्फ हेटेड कमेंट करने का ये काम करते थे। इसलिए फेसबुक के कमेंट से, यूट्यूब के कमेंट से खुद को जज ना करें कि सामने वाला व्यक्ति यदि एक्स पर्टिकुलर कम्युनिटी या जाति से कमेंट कर रहा है तो वो व्यक्ति वही है, कोई और भी हो सकता है। खैर सर, इस मॉड्यूल के बारे में जब ये सारी जानकारियां निकली तो यहां पे इनको तो आप बखूबी जानते होंगे, जीडी बख्शी साहब रिटायर्ड मेजर जनरल हैं। अपने बेबाक अंदाज के लिए और अपनी एक, जिसको कहते हैं ना कि फौजी वाली वास्तविक आवाज के बुलंदियों से जो बोलते हैं, उनके लिए जाने जाते हैं। इन्होंने कहा है कि 300 किलो आरडीएक्स हो या अमोनियम नाइट्रेट हो, दोनों ही खतरनाक है। अगर मिस हैपनिंग होती तो ये पूरे गांव को तबाह कर सकता था। इसका असर कई किलोमीटर तक दिखाई देता। अब कुल मिलाकर के यहां पे चर्चा का विषय ये बनाया जाने की, नैरेटिव सेट करने की कोशिश है कि भाई कौन कहता है ये आरडीएक्स था? आरडीएक्स तो नहीं था, अमोनियम नाइट्रेट था। मतलब चाकू नहीं था, छुरी थी। आप कैसी गजब बात करते हैं। विस्फोटक तो विस्फोटक होता है। अब ये नैरेटिव सेट करने वाले लोग भाई कहां, मतलब इस अपनी पॉलिटिक्स को लेके जाना चाहते हैं, उनका ईश्वर मालिक है। अब यहां पे आप ये मैप देखिए सर, फरीदाबाद की लोकेशन ये रही। फरीदाबाद से दिल्ली का डिस्टेंस लगभग 55 किलोमीटर के आसपास है। ठीक है, दिल्ली फरीदाबाद ऑलरेडी एनसीआर का पार्ट है। ठीक है, अब एनसीआर का पार्ट होते हुए और दिल्ली जो कैपिटल जो हमारी है, जहां पे देश की सरकार बैठती है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्री, संसद, सब, वहां से सिर्फ 55 किलोमीटर की दूरी पे ये बड़ी हरकत का होना, और जहां से ये प्रैक्टिस कर रहे थे, जो सहारनपुर है, सहारनपुर भी कोई बहुत दूर नहीं जाता है क्योंकि उत्तराखंड की बॉर्डर पे शामली, सहारनपुर नजदीक ही वो एरिया पड़ता है। तो यहां से दिल्ली के पास में होना चिंताजनक बड़ा विषय बनता है। अब यहां पे एक और चीज को हमें गौर करना पड़ेगा। एक शब्द आपने सुना होगा, व्हाइट कॉलर जॉब्स। व्हाइट कॉलर जॉब, ब्लू कॉलर जॉब, रेड कॉलर जॉब, मल्टीपल टाइप्स ऑफ प्रोफेशनल्स होते हैं। व्हाइट कॉलर जॉब्स में वो लोग आते हैं जैसे इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, सीए हैं, प्रोफेशनल्स जो लोग होते हैं, इनको समाज में सहज रूप में इज्जत मिलती है और लोग इन पे विश्वास करते हैं। डॉक्टर को तो धरती पे भगवान कहा जाता है, लेकिन अब उसकी आड़ में जो क्राइम होने लगे हैं, उन क्राइम को लेकर के भी सरकार को विशेष पॉलिसी बनानी पड़ेगी। अब यहां पे किसी प्रकार का अपीजमेंट या तो होल्ड अप पॉलिसी नहीं होनी चाहिए।
कानून का शासन है, कानून का सम्मान होता है, तो कानून ऐसा हो जिसमें फास्ट फॉरवर्ड ट्रायल हो और बिना कोई देरी के स्पेशल कोर्ट्स में इनका निर्णय हो, क्योंकि अगर इन्हें सजा नहीं मिली तो इनके हौसले सातवें आसमान पे होंगे। अब ये कुछ चलचित्र छवि के रूप में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जम्मू कश्मीर पुलिस और वहां पे जो सिक्योरिटी फोर्सेस के मूवमेंट जो हुए हैं, इन्होंने जो जिस तरीके से गिरफ्तारियां की हैं और छापेमारी ये लोग कर रहे हैं, उसका प्रमाण यहां पे आता है। तो एक घटना आपने देखी फरीदाबाद की, उसी के पैरेलल चलिए घटना और हो रही है। गुजरात एटीएस एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने आईएसआईएस, समझिए सर, आईएसएस ये कोई किसी साधारण संगठन या फिर एक छुट भैया 10-20 लोगों के मॉड्यूल की बात नहीं है। आईएसआईएस के 3 आतंकी पकड़े हैं मेरे साथियों। देश में कई जगह हमले करने की इनकी प्लानिंग कर रहे थे, हथियार जमा करने के लिए ये गुजरात पहुंचे थे और गुजरात एटीएस ने इनको गिरफ्तार कर लिया। पहली खबर का कनेक्शन दूसरे से जुड़ने वाला है, देखिए कैसे। ये जिनके आप नाम देख रहे हैं, मोहम्मद कैफ, जिशान अली, फरदीन, सैफुल्लाह कुरैशी, ये 4 जो हैं ये आईएसआईएस के आतंकवादी, और आतंकवादी कहिए तो एक अलग विषय होगा, लेकिन ये सरफिरे ज्यादा हैं। सरफिरे इस मायनों में क्योंकि जो दिमाग में कुछ बेसिक फंडामेंटल बैठा दिए जाते हैं और जिंदगी जिसको हम जी रहे हैं इसका अंतिम उद्देश्य ही मृत्यु या मौत है, या मौत के बाद ही वास्तविक जिंदगी है, मर जाना जिंदगी जीने का एक सबसे बेहतर तरीका है, तो यहां से वॉश हुआ ब्रेन कुछ कदम ऐसे उठवा देता है जो कि एक साधारण जिंदगी को भी नर्क के रास्ते पे ले जाता है। खुद की जान, खुद की जिंदगी कचरे में, पूरा परिवार कचरे में, और जिनको प्रभावित करते हैं वो तो कितने ही लोग प्रभावित नेगेटिवली होते होंगे। अब साहब इन 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। खबर जो बनी वो देखिए सर, 4 में, अच्छा ये तो गिरफ्तारियां हुई जो हुई हैं, 4 महीने पहले भी 4 आतंकी पकड़े गए थे मेरे साथियों। अब ये अगस्त महीने में 4 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया था। इन अभी जो किया, इनके पहले 4 और थे, एक 2 को गुजरात से, एक को दिल्ली से, एक को नोएडा से अरेस्ट किया गया। कुल मिलाकर के ये चारों जो थे ये नकली नोटों के रैकेट और आतंकी संगठन के लोगों को जोड़ने का काम कर रहे थे। अब ये नकली नोटों से बेसिकली क्या करते हैं, नकली नोट छापते हैं, उनको मार्केट में बेचते हैं, एक अच्छी जो ओरिजिनल करेंसी है वो इनको मिलती है, उसी पैसे से ही अपनी टेरर फंडिंग करते हैं। ये इनका बेसिक धंधा होता है। तो इसके माध्यम से हम भी एक चीज का ध्यान रखें, यदि नकली नोट हमें कहीं मिले तो उसे हम बैंक में दें, या तो उसकी कंप्लेन करके जो भी उसका वाजिब तरीका है उसे उसको नष्ट कर दें, क्योंकि वो अगर सर्कुलेट होगा तो अल्टीमेटली हम भी हमारे देश से गद्दारी ही कर रहे हैं, उस चीज से हमें बचना चाहिए। अब इनके पास में टेक्निकली ये साउंड तो होते ही है, बिकॉज ये पढ़े पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं, तो ऐसे ऐप्स को यूज करते हैं कि डेटा डिलीट हो जाए और इस आईटी की क्रांति के दौर में चीजों को ट्रैक करना थोड़ा मुश्किल हो चुका है। अब साहब यहां पे अब ये 3 चेहरे और देखिए, ये 3 भी डॉक्टर हैं साहब, ठीक है, ये मतलब हम गुजरात वाली बात कर चुके हैं, अब ये 3 डॉक्टरों को और देखिए, ये उत्तर प्रदेश का है, शक्ल देख लीजिए, ये हैदराबाद का है और ये फिर उत्तर प्रदेश का है। अब इन 3 डॉक्टरों को और गिरफ्तार किया गया है गुजरात से ही। अब इनकी गिरफ्तारी क्यों हुई साहब, ये पॉइजन बना रहे थे, जहर बना रहे थे बहुत बड़ी मात्रा में, और किससे बना रहे थे, कैस्टर सीड से, यानी जिसे हम हिंदी में अरंडी कहते हैं, अरंडी के बीज कैस्टर सीड से ये साहब जहर बनाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि ये दुनिया में प्रतिबंधित भी है। अब उसका कोशिश क्या थी, कहां कहां इनके टारगेट थे, आप देखिए कि किस तरीके से मल्टीपल फ्रंट्स को इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस को सैल्यूट करना चाहिए, एक साथ एक्सपोज किया। कितनी बड़ी बात है। अब इंडिया टुडे ने इसको कवर किया है, डॉक्टर अरेस्टेड इन गुजरात वाज प्रिपेयरिंग रिकीन, रिकीन इसे बोलते हैं, रिकीन पॉइजन हैड सर्वेड फूड मार्केट्स, यानी इन लोगों ने फूड मार्केट का सर्वे कर लिया था, रिकीन पॉइजन ये बना रहे थे कैस्टर ऑयल से, डॉक्टर हैं पेशे से, अब पेशे को कहां लज्जित किया निर्लजों ने। खबर को पढ़िए, ये ब्रजेश दोषी के नाम से एक संपादक है, माफ कीजिएगा संवाददाता है और संपादक राहिल सिन्हा है, उन्होंने लिखा है कि गुजरात आतंकवादी निरोधक दस्ते द्वारा पिछले सप्ताह गिरफ्तार किए गए 3 आईएसआईएस आतंकवादियों में एक डॉक्टर कथित तौर पर अत्यधिक जहरीला रसायन रिसीन तैयार कर रहा था, और उसने 3 शहरों में भीड़भाड़ वाले खाद्य बाजारों का सर्वेक्षण किया था। कारण था कि पॉइजन फैला के भी लोगों को मारा जाए। तो ये सारी की सारी बातें पाकिस्तान से जुड़ रही हैं, और पाकिस्तान से इसलिए जुड़ रही हैं क्योंकि पाकिस्तान इंडिया में टेररिज्म को जन्म देता रहा है, बढ़ाता रहा है, और ऑपरेशन सिंदूर में जो मोह की खाई है उसके बाद तो सर छटपटाहट बहुत ज्यादा है।
अब देखो साहब, इन्होंने कहां कहां पे रेकी की। पुलिस ने बताया कि डॉक्टर ने पिछले 6 महीनों में दिल्ली की आजादपुर मंडी, सर ये बहुत बड़ी मंडी है, और यहां पे यदि वहां पे जो अवेलेबल प्रोडक्ट्स हैं, फूड प्रोडक्ट्स हैं, स्पेशली जो सब्जियां हैं, उन तक ये जहर अगर पहुंचा दिया जाए तो सर देश का बहुत बड़ा हिस्सा, स्पेशली जो नॉर्दर्न पार्ट है, वो बड़ा प्रभावित इससे हो सकता था। एशिया की सबसे बड़ी थोक और फल सब्जी मंडी ये है। अहमदाबाद की नरोदा फल मंडी, लखनऊ स्थित आरएसएस के कार्यालय की टोह इन्होंने ली थी। घनी भीड़ और भारी जन सक्रियता के कारण चुने गए इन स्थानों को संभावित निशाना माना जा रहा था कि लोग बहुत है, आसान शिकार हो जाएगा। फिर वो आरएसएस का ऑफिस है। अब आरएसएस का ऑफिस को टारगेट करने का रीजन तो सर बड़ा सहज है, ज्यादा उसकी व्याख्या मैं करना उचित नहीं समझ रहा। आप समझदार हैं, कमेंट करके बता दीजिए ऐसा क्यों इन्होंने किया। तो कुल मिलाकर के क्या है ये रिकीन? रिकीन कास्टर बीन से प्राप्त होने वाला बेहद शक्तिशाली प्रोटीन टॉक्सिन है। सूक्ष्म मात्रा में भी घातक हो सकता है। कोई वैध औषधीय उपयोग इसका नहीं है कि भैया देखो, पॉइजन जो होता है, जैसे सखिया संखिया एक पॉइजन होता है, आयुर्वेद में वर्णन है। जहर का औषधियों में प्रयोग होता रहा है। जो स्नैक पॉइजन होता है उससे एंटी वेमिनस जो हमारे वैक्सीन होती हैं वो बनती हैं। तो जहर का भी प्रयोग औषधीय रूप में होता है, लेकिन ये जो रिकीन है, रिकीन का किसी प्रकार का कोई औषधीय उपयोग मेरे दोस्तों नहीं है। अंतरराष्ट्रीय कानून कन्वेंशनों के तहत ये मिसयूज पर सख्त निषेध किया गया। तस्वीर आप ये देख सकते हैं, कैस्टर जो सीड्स होते हैं अरंडी के बीच से ये बनता है। अब साहब आप देखिए कितने प्रकार से घटिया लेवल पे देश को नष्ट भ्रष्ट करने की कोशिशें जारी हैं। अब वहीं के ऊपर दो खबरें मैं आपको और बताता हूं, फिर हम सारा कंक्लूड कर देंगे। हमने फरीदाबाद देख लिया है, हमने गुजरात के दो बड़े इंसिडेंट देख लिए हैं। अब रही सही कसर जो है वो पाकिस्तान में पूरी हो रही है। तथा कथित लोकतंत्र जो ऑलरेडी अपने आजादी के बाद संविधान दूसरा संविधान चल रहा है इनका, जहां पे बातें सेकुलरिज्म की भी ये करते हैं, वहां पे बातें राइट्स और डेमोक्रेसी की करते हैं। अब ये अपने जो आसिम मुनीर है, इनका पाकिस्तान का जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है, अब इनको प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से ज्यादा ताकतवर बना दिया गया है। अब इनको जैसे हिंदुस्तान में सीडीएस की पोस्ट होती है, चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ, वैसे यहां पे अब इनको पोस्ट दी गई है चीफ ऑफ द डिफेंस फोर्सेस, सीडीएफ। अब तीनों सेनाओं के मुखिया हैं। परमाणु हथियार की कमांड मिलेगी, आप आश्चर्य करिए, जो कि हक प्राइम मिनिस्टर का होता है देश के, इंडिया के अंदर न्यूक्लियर कमांड जो है वो भारत के प्रधानमंत्री के पास होती है, ना कि किसी सेना के अधिकारी के पास वो मिल रही है। और कानून बनाने के लिए संसद में इसकी वोटिंग जो है वो जारी है, ये पास हो जाएगा। आप थोड़ा सा डिटेल समझिए। पाक सेना को और ताकतवर बनाएगा ये 27वां संशोधन। सेना को ताकत ज्यादा है। थल सेना प्रमुख को ही चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की पदवी दी जाएगी। राष्ट्रपति पीएम की सलाह पर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस नियुक्त कर सकेंगे। एनएससी नाम से एक नई कमांड बन रही है, ये परमाणु हथियार और मिसाइलों के नियंत्रण के लिए जिम्मेदार होगी। इसकी जिम्मेदारी पीएम नहीं बल्कि सीडीएफ यानी कि असीम मुनीर इसके जिम्मेदार होंगे। अब आप समझिए, कुल मिलाकर के असीम मुनीर ने परवेज मुशर्रफ या जियाउल हक की जैसे वहां के जो वर्तमान सरकार में बैठे लोगों को लात मार के बाहर नहीं भगाया, बल्कि उनकी जगह ले ली, उनको अपने अधीन कर लिया। दुनिया के अंदर डेमोक्रेसी का ड्रामा क्रिएट होगा और अंदर से ये एक डिक्टेटरशिप, मिलिट्री डिक्टेटरशिप की तरफ पाकिस्तान पूरी तरह जा चुका है, इसमें कोई शक नहीं बचा है। अब सरकार को स्पेशल रैंक देने की ताकत, बाकी सारी चीजें यहां चली रही हैं। अब साहब इनकी सब और तीसरी बड़ी बात, जो इनकी इमरान खान वाली पार्टी है वो इसका विरोध भी कर रही है। कारण क्या है? क्योंकि जुडिशरी के राइट्स भी यहां खत्म किए जा रहे हैं। तो जब मिलिट्री डिक्टेटरशिप आई गई है तो फिर कैसी न्यायपालिका, कैसी विधायिका, कैसी कार्यपालिका, तो यहां पे कुल मिलाकर के अंधेरी नगरी है और चौपट राजा है। भारत के लिए जो थोड़ा सा मैटर ऑफ कंसर्न है, चिंता का विषय नहीं कहेंगे, सोचने का जो विषय है वो ये है कि जिस तरीके से ये टेरर मॉड्यूल पकड़ में आ रहे हैं और दूसरी तरफ ये सारी एक्टिविटी पाकिस्तान में ऑफिशियली एक, जिसको हम कह सकते हैं कि टेररिज्म को ऑथराइज किया जा रहा है, नॉन स्टेट एक्टर्स को प्रमोट करके स्टेट एक्टर की छत्र छाया में डालने की कोशिश है। वो सब क्या है सर? वो सब यही चीजें हैं कि किसी भी प्रकार से भारत के विरुद्ध एक बड़ी साजिश की जाए और भारत को एक्सपोज तो शब्द उचित नहीं होगा, भारत के अंदर अस्थिरता पैदा कर दी जाए। अब मेरे दोस्तों, यहां पे असीम मुनीर का पावरफुल होना इंडिया के लिए विचारणीय तो निश्चित रूप से होगा, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में इसने जो मुंह की खाई है,
जो ये बार बार प्लेन यूं गिरा रहे थे, फिर अर्शदीप ने यूं प्लेन उड़ाया था, आपको तो पता ही होगा। खैर, और उसी के साथ साथ में अंतिम खबर यह है कि हाफिज सईद का जो कमांडर है वो एक भाषण देता हुआ बड़ा वायरल हुआ। कहता है कि भाई हम जो है ऑपरेशन सिंदूर का बदला लेंगे, हमारे जो बच्चे हैं वो आगे आएंगे, वो हमारे लिए फाइट करेंगे, हिंदुस्तान को हम जो है वो क्या करते हैं, मिट्टी में मिला देंगे। और इसके लिए जो लॉन्चिंग पैड बनाने की इन्होंने बात कही है, वो कही है सर कहां, बांग्लादेश में। ये कमांडर है लश्कर का, ये कह रहा है कि बांग्लादेश हमारे लिए एक फेवरेबल कंडीशन बन रही है, तैयारी कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वह बांग्लादेश को इन हमलों के लिए लॉन्च पैड के रूप में इस्तेमाल करने की योजना बना रहा है। आपने बीते कुछ दिनों पहले भी देखा होगा कि पाकिस्तान के जो सैन्य अधिकारी हैं वो बांग्लादेश पहुंचे थे और बांग्लादेश के साथ में गलवैयां देके चल रहे हैं। बांग्लादेश के खुद के हालात स्थिर नहीं हैं और जिस प्रकार से वहां पे धार्मिक उन्माद और कट्टरपंथ पैर बढ़ा रहा है, जिस प्रकार से वहां पे रिलीजियस माइनॉरिटी स्पेशली हिंदूज के ऊपर हमले हो रहे हैं, वो निश्चित रूप से काबिले मजम्मत हैं ही। उनकी तो भर्त्सना जितनी की जाए उतनी कम है। लेकिन ये एक्टिविटी से लग रहा है कि ईस्टर्न पाकिस्तान, जो कभी पाकिस्तान का अंग हुआ करता था, वर्तमान बांग्लादेश, और वो वेस्टर्न पाकिस्तान के बीच एक कनेक्शन क्रिएट हो रहा है। लेकिन पीछे ही पीछे जब आप देखेंगे वेस्टर्न पाकिस्तान में, तो वहां पे बलोच, वहां पे पख्तून, वहां पे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में आंदोलन चल रहे हैं, सिंध में चल रहा है, वो उसके अंदर ही अंदर कमजोर भी उसको किया जा रहा है। तो ये सारे ड्रामे दो एंगल पे काम करेंगे। पहला, पाकिस्तान में मिलिट्री डिक्टेटरशिप को डेवलप करके जो मूवमेंट्स चल रहे हैं आजादी के, अपने हक की लड़ाई के, उनको कुचला जाए, और दूसरी तरफ भारत को भी ये मैसेज दिया जाए कि भाई हम कमजोर नहीं हैं, कोई बात नहीं, दीपक जब बुझने वाला होता है तो ज्यादा फड़फड़ाता है। अब ये उसी के दीपक के बुझने का संकेत मुझे तो नजर आता है। आपके क्या विचार है बताइएगा। अब यहां पे जो ये महाराज है, क्या नाम है इसका, मोहम्मद यूनुस, इंटर्म गवर्नमेंट को चला रहे हैं और इनके अभी रिलेशन जो है वो इनके ही परिवार के सदस्य जो बांग्लादेश की आर्मी के चीफ हैं उनसे भी संबंध ठीक नहीं है। खालिदा जिया भी इनसे नाराज है, और जो वहां की उस समय की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना थी, जो वर्तमान भारत में निर्वासित जीवन जी रही हैं, उनकी पार्टी भी इनका वेलकम दुनिया भर में बहुत अच्छे से नहीं कर रही सही कसर अमेरिका इसके निकाल देगा, क्योंकि अमेरिका अब यहां पे जो अपना कब्जा जमाने की तैयारी भी वो कर रहा है। लेकिन सर हमें सोचना पड़ेगा कि किस प्रकार एक ऐसी गतिविधि हो रही है भारत के खिलाफ कि भारत के ऑपरेशन सिंदूर का सा बदला ले लिया जाए। सरकार की जीवटता, सरकार की जिजीविषा देखिए, सरकार मल्टीपल फ्रंट्स पे काम करती है और नो वन इज परफेक्ट, ठीक है। सब जगह कुछ कुछ कमियां हैं, जहां आलोचना है वहां आलोचना होनी चाहिए। लेकिन यदि हम नेशनल सिक्योरिटी के मैटर पे देखें तो सरकार के साथ हर व्यक्ति को, चाहे वो विरोधी पक्ष का हो चाहे सत्ता पक्ष का समर्थक हो, खड़ा होना होगा, क्योंकि निर्णय तो सरकार को लेना है। आप मोदी के प्रशंसक हैं या मोदी के आप आलोचक हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पे आपके लिए ये प्रधानमंत्री है और देश का प्रधानमंत्री हमारा नेता है। दूसरी बात, यहां पे अब कुछ लोग आएंगे उड़ेलते हुए, कहेंगे जी आपने मोदी के तो पक्ष में बोला है, मोदी की आलोचना नहीं की। देश के लिए निर्णय इनको लेना है। आंतरिक राजनीति के ऊपर आलोचना प्रति आलोचना हो सकती है, अंतर्राष्ट्रीय विषयों के ऊपर यदि आप अपनी सरकार के साथ, फिर वो चाहे कांग्रेस की हो, चाहे कम्युनिस्ट हो, चाहे फिर यहां पे असदुद्दीन ओवैसी ही क्यों नहीं प्राइम मिनिस्टर देश के हो, हमें खड़ा उनके साथ होना पड़ेगा, क्योंकि देश की एकता का विषय है। और रही बात ऑपरेशन सिंदूर की, तो यहां पे जो दो हमारी बहनें हैं, कर्नल सोफिया कुरैशी एंड विंग कमांडर व्योमिका सिंह, इन दो बहनों ने जो अपना जौहर के एक तरह से दिखाया और जो फ्रंट होके भारत ने अपने नारी शक्ति का परिचय दिया, त्वम ही दुर्गा दश, त्वम ही प्रहर धारणी कमला कमल दल विहारिणी वाणी विद्यादायिनी, तो ये साक्षात दुर्गा के स्वरूप में प्रकट हुई। तो पाकिस्तान को भी शर्मिंदगी उठानी पड़ी और भारत ने जो मैसेज देना चाहा वो पहुंच चुका है। अब क्या होने वाला है, आगे क्या होगा, जिस तरीके से भारत की सिक्योरिटी फोर्सेस काम कर रही हैं उनको हम सभी सैल्यूट करते हैं और उम्मीद ये करते हैं कि सरकार कठोरतम निर्णय लेके इनकी जांच करेगी और जो वास्तव में दोषी हैं उनको सजा तक पहुंचाएगी। आपके क्या ख्याल विचार हैं, कमेंट बॉक्स ओपन है। और आप सभी राष्ट्रवादी भाइयों को मेरा जय हिंद। फिर मुलाकात किसी और वीडियो में। विश यू वेरी हैप्पी लर्निंग। बाय बाय।